अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन विल यू से दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव गिव टू कंडीशंस। अच्छा, हम लोगों ने ना फोर्स कंजर्वेटिव की कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन देखी थी। हमने कहा था या तो वो पाथ इंडिपेंडेंट हो या लोगे क्लोज पाथ वो जीरो। इसके लिए ये देखिए, ये हमने ना वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। उसमें पावर के टॉपिक से ऊपर ऊपर है, ठीक है। ये 76 पेज के ऊपर ये आपको ब्लू ब्लॉक में नजर आ रहा होगा। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स की, कि या तो वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो, या फिर लॉन्ग क्लोज पाथ जो है वो वर्क डन जीरो हो। तो ये इसकी दो कंडीशंस हैं। इसमें एग्जांपल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ले लें, इलास्टिक स्प्रिंग की ले लें, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो ये आप डेफिनेशन कर लें, ये दो कंडीशंस आ जाती है उसमें। तो ये देखिए एग्जैक्टली आंसर में उसी तरह से कह रहा है कि दो कंडीशंस हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो या फिर वो इक्वल टू जीरो अलोंग ए क्लोज पाथ, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था, उसकी डेफिनेशन की थी। एग्जांपल आपको इसी दो लिख सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल। आगे कहते हैं लाइट एंड हैवी मास हैवी बॉडी हैव द सेम लीनियर मोमेंटम व्हिच हैज ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बच्चे, वो कह रहे हैं उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो इसका मतलब है पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मोमेंटम की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का पहले तो फार्मूला निकालें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फिर हम बात करेंगे हैवी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या लाइट की। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फार्मूला तो होता है 1/2 mv²। अच्छा, इस फार्मूले को ना m से डिवाइड भी कर दो, राइट साइड को मल्टीप्लाई भी कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऑलरेडी एक m है, एक और आ जाएगा, तो m² आ जाएगा डिवाइडेड बाय m। मतलब मल्टीप्लाई किया था तो एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, ऊपर m² टोटल बन गया और v² डिवाइडेड बाय 2m। अब m² v² दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये mv का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, मोमेंटम का हम फार्मूला पढ़ते हैं, p इज इक्वल टू mv। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो p² इज इक्वल टू mv का स्क्वायर आ जाएगा। तो mv का स्क्वायर जो है वो बेसिकली p² का इक्वल है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब वो कह रहा है मोमेंटम दोनों का सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हैवी है, एक लाइट है, तो आप बताएं काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनवर्स रिलेशन है मैथ्स के साथ। तो जिसका मैथ्स ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिसका मैथ्स कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो लाइट मैथ्स का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और हैवी मैथ्स का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि हैवियर मैथ्स की स्मॉल काइनेटिक एनर्जी होगी और लाइटर मैथ्स की हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। आगे हमारे पास कहते हैं आ मोटरसाइकिल इज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इज देयर एनी वर्क डन ऑन द मोटरसाइकिल इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रही, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर। तो कहते हैं अगर किसी किस्म का वर्क ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, कोई फोर्स भी नहीं लग रही। अच्छा, हम लोगों ने ना एक टॉपिक पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि टोटल जो वर्क होता है ना वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर, मतलब स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, जो उसकी इनिशियल स्पीड है वही उसकी फाइनल है। तो वी एफ की जगह भी वी लिख दे और वी आई की जगह पे भी वी लिख दे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है वर्क डन तो कोई हो ही नहीं रहा। तो इसका यही मतलब है कि किसी किस्म का चेंज ही नहीं आ रहा काइनेटिक एनर्जी में, क्यों? क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, इसलिए वहाँ पे किसी किस्म का वर्क डन नहीं होगा। आगे कहते हैं अबाउट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉल मूविंग विद 14 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली स्पीड उसकी ये है और उसकी स्पीड कम करके फोर्स जो है उसको 6 मीटर पर सेकेंड पे ले आता है, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई है। जब स्पीड कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसकी नेगेटिव वर्क हो रहा है। हेंस वी वर्क फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। ये उसकी इनिशियल स्पीड थी 14 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, फाइनल स्पीड उसकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनल वाली बाद वाली स्पीड उसकी कम है। अच्छा, ये हमने बताना है कि वर्क हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम लोगों ने ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था कि आपके पास जो टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली ज्यादा है, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो ज्यादा है। तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम कहते हैं वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। ये वैसे भी देखने में नजर आ रहा है, स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है नेगेटिव वर्क हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। आगे कहते हैं अ स्लो मूविंग ट्रक कैन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन ए फास्ट मूविंग कार, हाउ इज इट पॉसिबल। अच्छा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो 1/2 mv² होता है, मतलब ये मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और ये स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है।
अब जो ट्रक है चाहे वो उसकी स्पीड कम है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मास होता है कि उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ये स्पीड या वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। कहते हैं ट्रक आइदर वो स्लोली मूविंग है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है कि उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी कार की निस्बत। अच्छा, इसमें ये एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट से लेकर यहाँ तक आंसर करेंगे तो ये काफ़ी होगा। ठीक है, अगले शॉर्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हमारे पास। कहते हैं व्हाई डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, कि हमारे पास जो वर्क डन होता है अगेंस्ट फ्रिक्शन वो नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है। हमने कहा था कंजर्वेटिव ऐसा होता है कि जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना अगेंस्ट वर्क डन होता है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। वो किस तरह से वो देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बच्चा है, वो एक बॉक्स को पुश कर रहा है। अब ये जो ज़मीन के दरमियान और ये बॉक्स के नीचे जो हमारे पास सरफेस के दरमियान रगड़ की फोर्स होती है, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही होती है। अब जितनी देर तक बच्चा जो है ना इस बॉक्स को अगर मूव करवाएगा उतनी देर तक ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। और अगर बच्चे ये लॉन्गर पाथ लंबे रास्ते से जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी, वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर छोटा रास्ता होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी। तो कहते हैं ये फोर्स जो है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स ये डिपेंड करेगी पाथ के ऊपर, आइदर आप लॉन्गर पाथ अडेप्ट कर रहे हैं या शॉर्टर। तो कहते हैं काइनेटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाते हैं ओवर दी सरफेस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है कि एक बच्चा है जो बॉक्स को धकेल रहा है, आगे की तरफ स्लाइड करवा रहा है, द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन एंड डज नेगेटिव वर्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ। कहते हैं जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आगे की तरफ उसको मूव करवा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। और फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगी कितना इस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और कितने पाथ तक किसको लेके जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर लॉन्गर पाथ, ज़्यादा लॉन्गर पाथ होगा तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डिपेंड कर रही है पाथ के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है, मिलके ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। और दूसरा लॉन्ग क्लोज पाथ ये जीरो भी नहीं होती। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस की आ जाती है, टेंशन स्ट्रिंग की आ जाती है, नॉर्मल फोर्स बच्चे कहते हैं हमारे पास जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके अलावा प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट, रॉकेट जो ऊपर जा रहा होता है, जैसे आप उसको लॉन्च करवाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है ना प्रोपल्जन की फोर्स, वो भी हमारे पास होती है। लाइक ये रॉकेट को जब लॉन्च करवाया जाता है, जब ये उसको ऊपर भेजा जाता है तो इसके लोअर एंड से गैसेस निकल रही होती है। गैसेस जब नीचे निकलती हैं तो ये ऊपर की तरफ रॉकेट को एक पुश देती है, जिसकी वजह से रॉकेट जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, इसको प्रोपल्जन फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे हम वापस कहते हैं डज विंड एनर्जी कंटेन काइनेटिक, विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन। मुझे विंड जो होता है वो पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के एंड सो ऑन। जब मॉलिक्यूल्स मुसलसल मोशन में होते हैं इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम लोग जो है टर्बाइन वगैरह को चलाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली ना हम लोग ये कह लें कि इस तरह के हमने विंड पावर प्लांट लगाए होते हैं, जिसमें ये मतलब विंग्स होते हैं, इनके साथ ना ये हमारे पास टर्बाइंस वगैरह लगी होती है। जब ये हवा की काइनेटिक एनर्जी की वजह से रोटेट करते हैं तो ये इनकी रोटेशन मोशन को इनके जे टर्बाइन के जरिए जो है उसमें कन्वर्ट करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये इनकी ना पीछे मोटर लगी होती है, उसके जरिए उसमें कन्वर्ट करवा दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन से कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चले तो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, उसका आपने कह लें डिराइव करना फार्मूला। ये देखिए, ये पेज नंबर 78 के ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे इसकी चाहिए यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन ये सारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक इसका फार्मूला ड्राइव होगा, उसको यूनिट वगैरह भी आगे बताया हो। ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगले लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ वर्क इज डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। तो ये पहला फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर। ये देखिए, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए पहले फार्मूला उसको डिफाइन किया हुआ है वर्क डन को। फिर उस केस में ये देखिए कि आप ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स के साथ, तो वो थोड़ा डिस्प्लेस होगा। उस केस में आपके पास वर्क को डिफाइन किया, उसके एग्जाम्पल वगैरह दी है। ठीक है, तो उस केस में अगर हमारे पास कुछ एंगल के साथ बन रहा है तो फिर उसको कैसे लेंगे। और ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स के पीछे ग्राफिकल कैल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, साथ में एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पैसेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आप लिख भी देंगे, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यूज में। आगे ये हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सिंपली पहले उसको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सिंपल पाथ के लिए बता रहे हैं, फिर बाद में उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए।
अच्छा, पहले जो इससे प्रीवियस सिलेबस था उसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में था। इस वाले में उसने ए बी पार्ट बना दिया, उसने कांस्टेंट फोर्स के बारे में पूछे, उसके कांस्टेंट फोर्स में ये याद रखिएगा, ये आप इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लिख दे, उसके ऊपर आप इसकी ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन लिख के यहाँ तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके सिंपल डिफाइन कर दीजिएगा, फिर बाद में इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वाली साइड पे आ जाइएगा, और बाद में वेरिएबल फोर्स। तो ये 2 पार्ट्स इसके हो जाएंगे। अगला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड, शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है, पेज नंबर आपके पास मैं इंडिकेट करवा देती हूँ, आप 1 सेकेंड। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताना है कि वो कंजर्वेटिव होती है। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन विच है कंजर्वेटिव फील्ड की, ये डेफिनेशन है पेज नंबर 76 के ऊपर। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड की कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है या लॉन्ग क्लोज पाथ जीरो होती है, इसकी एग्जांपल देके फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रही है कि यहाँ से कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m से, ठीक है। तो यहाँ से कर लें या फिर यहाँ से कर लें, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटेशन फील्ड में पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का। ये देखिए, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है ब्लू ब्लॉक में, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये डेरिवेशन सारी उसकी जाएगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, और ये यहाँ तक आपके पास टॉपिक एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक GMM ओवर कैपिटल R, ये यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया भी हुआ है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन दी वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला हमारे पास टॉपिक है। तो ये देखिए, ये ब्लू वाले बॉक्स में उसकी स्टेटमेंट है, पहले उसकी स्टेटमेंट दे दीजिएगा कि टोटल वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। फिर यहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, पहले डेफिनेशन लिखने के बाद ये उसकी डेरिवेशन, यहाँ तक इसको आप एंड कर देंगे, ठीक है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं डिफाइन द एस्केप वेलोसिटी, शो दैट द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी फॉर expressed as under 2 r and g donate the radius and gravitational acceleration due to gravity, और numerical values भी कैलकुलेट करें। अच्छा, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी डेफिनेशन है, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में ही सारा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में करने के बाद ये इसको मैंने बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके ऊपर लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, ये यहाँ तक। इसके बाद मैंने ना ये वैल्यूज पुट ऑन करवा के आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिखाई थी 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो लेक्चर को देख लीजिएगा, ये यहाँ तक आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप जी की वैल्यू भी लिखेंगे, आर की वैल्यू भी लिखेंगे, फिर ये आंसर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ये आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो गए। इस एक्सरसाइज में ना आपके पास ये वाला जो टॉपिक है ये इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो आ जाता है बोर्ड में। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो मजीद, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।